हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? क्या आप लोग को पता है कि पैराबैथा क्या है और उसकी बीमा क्या होती है, कैसे उसका है से मात्रक निकाला जाता है? तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं इस पर इसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये है से विद्युत आवेश क्षेत्र का ही है। तो ये है से हम लोग का एक लेक्चर नंबर 3 है। तो आप ऐसे इसको देखिए और हम लोग इसके अंत में है से पढ़ने वाले हैं क्या कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो अभी ऐसे हम लोग ऐसे शुरू करते हैं कि पैराबैथा क्या है। देखिए, तो पैराबैथा को है से परावैधुता, इसको इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी है ना। अब देखिए परमिटिविटी क्या होती है। तो अगर कोई आवेश होता है तो आवेश के चारों तरफ से विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। अगर ये आवेश है, हम लोग ऐसे इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए, अगर ये है से आवेश है तो आवेश है से अपने चारों तरफ से क्या है से क्या बनाता है, विद्युतीय क्षेत्र। तो ये है से अपना विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा और ये भी अपना विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा और ये दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। लेकिन ये है से किसी भी माध्यम का एक गुण होता है कि ये है से अपने ये विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस विद्युतीय क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। उस विद्युतीय क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक उसी तरह से कि जैसे आप जब गति करते हैं तो घर्षण आपका विरोध करता है गति का। जिस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जिस तरह से उसमें है से विद्युत धारा को प्रवाह को रोकता कौन है, तो प्रतिरोध रोकता है। उसी तरह से सेम टू सेम है से ये पैराबैथा है। और पैराबैथा क्या करता है कि इसमें जो विद्युतीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहे थे उस विद्युतीय क्षेत्र को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, यानी कि किसी भी देखिए किसी भी माध्यम का वह गुण जो उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, क्या कहलाता है, परावैधुता कहलाता है। परावैधुता कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में? अच्छा, ये टर्म आया कहाँ से पैराबैधुता? तो पैराबैधुता जब हम लोग ऐसे कूलम्ब का नियम पढ़ रहे थे तो कूलम्ब के नियम में जो है 1/4 पाई एक्सेलेंट नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर लिख रहे थे F इजिकल टू। तो यहाँ पे जो एक्सेलेंट नॉट था यही तो पैराबैधुता है। यही क्या है, पैराबैधुता। और ये पैराबैधुता है से ये स्पेशल पैराबैधुता है और स्पेशल है किसका है, मुक्त आकाश का। किसका, मुक्त आकाश का। ठीक है, लेकिन अब देखिए कि ये है से पैराबैधुता जो है से मुक्त आकाश का है। तो किसी माध्यम का पैराबैधुता कैसे निकालेंगे, तो उस पर हम लोग ऐसे देखते हैं, उस पर हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये जो है से पैराबैधुता को हम लोग ऐसे एप्सिलॉन किससे, एप्सिलॉन से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, एप्सिलॉन। देखिए एप्सिलॉन से निरूपित करते हैं किसको, पैराबैधुता को। अब देखिए ये जो है से क्या है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट है से मुक्त आकाश का पैराबैधुता और इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है क्या, पैराबैधुता किसका, मुक्त आकाश का। और ये सबसे कम है। ये क्या है, सबसे कम है। जैसे जैसे है से और कोई दूसरा माध्यम होगा तो उसकी पैराबैधुता है से क्या होगी, बदलते जाएगी। उसकी पैराबैधुता क्या होती है, बढ़ते जाएगी, बढ़ेगी वो। ठीक है, और ये है से क्या है, सबसे मिनिमम है। अब देखिए यहाँ पे पैराबैधुता का मान है से अगर है से कम है तो फोर्स है से क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स है से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत आगे समझ में यहाँ तक? तो अब देखिए कि पैराबैधुता का है डायमेंशन कैसे निकालते हैं और इसका जो है डायमेंशन यानी कि बीमा और इसका यूनिट ये कैसे आया, इस पर देखिए। तो इस पर ये जो है कूलम्ब लॉ से ही आता है। देखिए जरा कि F इजिकल टू 1/4 पाई एक्सेल नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जानते हैं, है कि नहीं? देखिए बिल्कुल है से इसको समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल ये स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा क्योंकि ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए अगर आप भूल जाएंगे तो कैसे है से इसका है से यूनिट निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब ऐसे हमको यूनिट निकालना है तो इसको ऐसे भेजिए इधर, ई नॉट इधर चला गया। अब 1/4 पाई यहाँ पे आया F और यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि हम लोग ऐसे क्या निकाल रहे हैं, यूनिट निकाल रहे हैं, तो यूनिट इसका तो यूनिट होता ही नहीं क्योंकि ऐसे ये 4 है और पाई है। तो पाई संख्या है ना, तो संख्या का कोई यूनिट होता है, कोई मात्रक होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। संख्या का कोई मात्रक नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब देखिए इसका तो मात्रक है,
ये भी आवेश, ये भी आवेश, तो आवेश गुने आवेश, आवेश का स्क्वायर। देखिए ये बल है तो बल का तो न्यूटन, और ये है से दूरी है तो दूरी का मीटर होता है, दूरी का क्या होगा मीटर, तो चूंकि दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हुआ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए अब इस चीज को एक चीज और बोलते हैं, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, इसको बोला जाता है फराड, फराड पर मीटर। देखिए इसको लिखते हैं ऐसे, एफ पर मीटर, ऐसे एफ मीटर इनवर्स, जिसको पढ़ा जाता क्या, फराड पर मीटर। ठीक है, ये फराड इसको क्यों लिखते हैं इस पर हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे जब ऐसे संधारित्र पढ़ाएंगे तो। ठीक है, अभी ऐसे इसको याद ही रख लीजिएगा कि इसका क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे क्या कि इसका ऐसे बीमा कैसे निकालते हैं, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। इसका ऐसे बीमा कैसे निकाला जाता है वो चीज जान लीजिए। देखिए बीमा निकालने के लिए अभी देखिए कि एक्सेलन नॉट को ऐसे, या एक्सेलन का जो ऐसे मात्रक है वो क्या है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग ऐसे लिखे थे, ये ऐसे लिखे थे ना, यही चीज है। देखिए कूलम्ब ये आवेश है, और आवेश का जो बीमा होता है, जो कि पहले हम लिखवाए थे, पहले ही ऐसे लेक्चर में बताए थे, आवेश का जो बीमा होता है एटी होता है। क्या होता है, एटी, एटी तो एटी का स्क्वायर, एटी का स्क्वायर कर दिए। देखिए और न्यूटन, तो न्यूटन है तो न्यूटन है कि बल, तो बल का जो है से बीमा होता है वो याद रखिएगा क्या होता है, एम एल टी माइनस में 2 होता है। ठीक है, और दूरी का बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर। अच्छा देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ बीमा क्या होता है, तो बीमा है से कुछ नहीं है, बीमा क्या है, तो कोई भी भौतिक राशियां होती है उस भौतिक राशि को है से मूल भौतिक राशि में व्यक्त करना होता है, और मूल भौतिक राशि पर जो है से घात आता है वही घात क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। वही घात क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। देखिए सबको है से मूल भौतिक राशि के रूप में लिख दिए हैं, ये भी मूल भौतिक राशि है, ये भी मूल भौतिक राशि है, देखिएगा है ना, मूल भौतिक राशियां 7 है, और उसी के टर्म में सभी को लिखना होता है, उसी को कहते हैं क्या, बीमा कहते हैं। देखिए अब इसकी बीमा लिखेंगे तो ए स्क्वायर और इसको टी स्क्वायर। देखिए ये हुआ एम एल स्क्वायर, तो एल है से क्यू हो जाएगा, और टी माइनस में 2। अब देखिए इसको ऊपर भेजिए तो ये ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन, एम माइनस वन। देखिए एल, तो एल का हो जाएगा क्यू, एल का ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये जाएगा ऊपर में तो टी स्क्वायर पहले से, और ये आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी टू पावर 4, और ए है से इसको लास्ट में लिख देते हैं ए स्क्वायर। यही है से इसकी बीमा हुई, तो ये है से इसकी बीमा याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आपेक्षिक परावैधता क्या है। आपेक्षिक परावैधता क्या है वो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अब ऐसे आपेक्षिक परावैधता अगर की बात किया जाए, अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं किसकी, आपेक्षिक परावैधता की, तो ये भी ऐसे कोई अलग टर्म नहीं है। आपेक्षिक मतलब किसी की अपेक्षा, जैसे कि अगर हम लोग किसी माध्यम की ऐसे परावैधता बोल रहे हैं तो किसकी अपेक्षा, तो हमको जो नोन होता है, जिसके बारे में जानकारी होती है हम लोग को, हम लोग उसी की अपेक्षा निकालते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमको ऐसे किसी से कंपेयर करना है, तो किसी से कंपेयर करना है तो कंपेयर हम लोग जाने हुए व्यक्ति क्यों करते हैं। जैसे कि अगर ऐसे कोई ऐसे, चलिए रामलाल है, तो रामलाल बहुत अमीर है। अब ऐसे आप अपने ऐसे जो देखिएगा सदस्य जो होते हैं घर में, जो सदस्य होते हैं, तो वो ऐसे हर बार उसी को ऐसे देंगे कि देखो तो रामलाल ऐसे कितना अमीर है हो, या देखिए रामलाल ऐसे निकाल लिया क्या, अति मतलब कि ऐसे वो नीट निकाल लिया, है ना, और तू अभी ऐसे यही कर रहा है। तो हर बार ऐसे उसका अपेक्षा, उसकी अपेक्षा तुम क्या हो, सब हमेशा परिवार में यही ऐसे ये ऐसे कंपेरिजन करते रहे, उसी को कहते हैं सापेक्ष, उसी को कहते हैं क्या, सापेक्ष या अपेक्षिक। और अपेक्षिक को कहते हैं, जैसे कि देखिए ये क्या है, किसी माध्यम है, और ये है रामलाल है, तो रामलाल की अपेक्षा किसी माध्यम क्या, परावैधता, क्या परावैधता। और ये परावैधता को, अपेक्षिक परावैधता को ई आर से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं, ई आर से। तो ई आर बराबर होता है क्या, ई एम बटा में ई नॉट, यानी कि किसी, देखिए किसी माध्यम की परावैधता, ठीक है, और बटा में क्या, बटा में मुक्त आकाश का, मुक्त आकाश की परावैधता, की परावैधता। कोई दिक्कत? तो ये चीज है से नोट कर लीजिएगा। देखिए
इसी चीज को ऐसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं क्या कि ई आर इंटू ई नॉट इज इक्वल टू क्या ई एम, है ना। ई आर इंटू ई नॉट इज इक्वल टू क्या ई एम। देखिए कहीं कहीं आप लोग ये देखिएगा क्या कि जो कूलम बल है से उसका है से एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है क्या लिखा रहता है कि 1/4 एक्सलेन आर इंटू एक्सलेन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अब ये देखिए एक्सलेन आर इंटू एक्सलेन नॉट क्या है, यानी कि ये किसी माध्यम में है। यहाँ पे जो आवेश जो रखा हुआ है Q1 और Q2 किसी माध्यम में रखा हुआ होगा, उसी का क्या है ये, उसी का है से ये जो है से परावर्तता है। कोई दिक्कत, तो आप लोग ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, ऐसा भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कूलम लॉ को कैसे ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो कंसेप्ट है थोड़ा सा याद रखिएगा। हम लोग ऐसे एक नया चीज पढ़ने वाले हैं सदिश के बारे में। जो बच्चे जो 12th नहीं 11th नहीं पढ़े, जो 11th नहीं पढ़े उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है। उनके लिए मैं क्या करूंगा कि एक ऐसे फैक्टर से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, आप आराम से उसे देख लेंगे, उसे ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो है से जानते हैं वो है से उनको है से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम लोग ऐसे देखिए उसको ऐसे लिखते हैं क्या, कूलम लॉ को है से वेक्टर के फॉर्म में। आज देखिए आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम बिल्कुल है से आप लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन इसी सबसे आता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और देखिए उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आया है कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट इससे आया होगा। या तो वो पूछेगा परावर्तता के बारे में, परावर्तता का मात्रक क्या होता है, या तो उसकी विमा क्या होती है, या तो उसका वैल्यू, कभी कभी वैल्यू भी पूछता है, जो कि 8.854 इंटू 10 में 12 उस सबसे मिनिमम है, याद रखिएगा, समझे। जो भी होगा, अब जो भी माध्यम होगा, अगर ऐसे मुक्त आकाश की जगह हवा भी, अगर ऐसे तो मुक्त आकाश और हवा ऐसे ले सकते हैं, लेकिन हवा का कुछ ऐसे वैल्यू चेंज रहेगा, पानी में कुछ और रहेगा, तो ये सभी चीजें ऐसे अलग अलग होगी। ठीक है, देखिए अब ऐसे हम लोग ऐसे क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम सब क्या बता रहे थे कि कूलम लॉ को, कूलम के नियम को सदिश के रूप में व्यक्त करना है, सदिश के रूप में व्यक्त करना। देखिए सदिश के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए सिंपल सा। देखिए सदिश के रूप में ऐसे व्यक्त इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए Q1 और Q2 जो है ये एक दूसरे पर बल आरोपित करता है। चूंकि बल सदिश राशि है, बल कैसी राशि है, सदिश राशि, इसीलिए इसे सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए एक्चुअल है से क्या है कि हम लोग ये जो लिख रहे हैं कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये है से उसका परिमाण है। इसका क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर जो बल लगा रहा है तो बल का परिमाण है, बल की दिशा अभी तक नहीं पता है ना। दिशा के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए। दिशा तो पता है कि जैसे कि देखिए Q1 और Q2 जो बल लगा रहा है, तो अगर Q2 लगा रहा है Q1 पर तो ये इधर बल लगा देगा, और Q1 लगा रहा है Q2 पर तो ये इधर बल लगा देगा। ये कब, ये जब दोनों समान आवेश रहेगा तब। यही अगर ये है से असमान आवेश रहेगा, जैसे एक प्लस एक माइनस है, तो देखिए एक बल इधर लगाएगा और एक बल है से इधर लगाएगा, यानी कि ये है से इधर भागेगा और ये है से इधर भागेगा। ठीक है, समझे। तो अब इसी को है से दिशा के रूप में है से व्यक्त करना है, माने कि उसका है से परिमाण तो लिख रहे ही है, लेकिन साथ साथ उसका दिशा को भी है से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी को कहते हैं क्या कि कूलम लॉ के, कूलम के नियम को सदिश के रूप में व्यक्त करना। तो देखिए इसके लिए है से क्या किया जाता है कि सबसे पहले सदिश, पहले तो हम लोग ऐसे एक ऐसे पोजीशन वेक्टर जान ले कि जैसे कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये है से पोजीशन वेक्टर है, ये Q1 का पोजीशन वेक्टर, यानी कि किस पोजीशन पर है। थोड़ा सा मैं इंग्लिश टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि ये Q1 है से Q1 का क्या है, ये R1 है से पोजीशन है, और Q2 का R2 है से पोजीशन है, Q2 का R2 पोजीशन। क्योंकि देखिए ये क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर निर्देशांक में देखिएगा तो हर एक जो है जो भी जो दूरियां जो मापी जाती है वो मूल बिंदु से मापी जाती है। तो मूल बिंदु से R1 दूरी पर है और मूल बिंदु से ये R2 दूरी पर है, बस सिंपल सा। अब देखिए Q1 है से अगर Q2 पर बल लगा रहा है तो इधर बल लगाएगा ना, और Q2 अगर Q1 पर बल लगा रहा है तो इधर बल लगाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है से परिमाण अगर जो लिखते हैं, अगर इसका परिमाण लिखते हैं किसके कारण, Q2 के कारण Q1 पर, Q2 के कारण Q1 पर, यानी कि जो फोर्स जो है वो Q1 F1
माने कि Q1 पर किसके कारण, Q2 के कारण। यानी कि उसी तरह से तो हमको निकालना होगा R12 निकालना होगा, R12, और R12 को लिखने का तरीका क्या है, R1 माइनस में R2। ये इसका क्या है, परिमाण, ये इसका क्या निकल रहा है, परिमाण। तो इसका दिशा क्या होगा, तो दिशा जो होगा R12 कैप, R12 कैप, कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर है से R21 निकालना है, तो R21 निकालना है तो R2 माइनस में R1 करेंगे, और इसका है ये क्या निकला, परिमाण निकला, यानी कि दोनों के बीच की दूरी निकला। लेकिन अगर है से हमें निकालना है उसका दिशा क्या है, तो दिशा कैसे निकालेंगे, R21 का कैप, R21 कैप। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, F12 यानी कि Q1 पर Q2 के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में हम लोग डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं क्या, R12 का स्क्वायर, और इसका दिशा किधर, तो R12 कैप, R12 कैप हो गया। ये है से वेक्टर के रूप में लिखा गया, ठीक है जी। और ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 अगर निकालना रहे तो आप कैसे लिखिएगा, क्या आप लोग लिख सकते हैं इसको, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, Q1 Q2 बटा में R21 का स्क्वायर, और क्या चीज, इसका जो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर ये दिशा भी लिखना है ना, तो इसका दिशा क्या है, इस तरह से, कोई दिक्कत। तो ये हुआ आपका वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत, आराम से इसको नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो इसको ऐसे हम लोग ऐसे इरेज कर रहे हैं, देखिए अब ऐसे क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत ऐसे बड़ा इजी टर्म है, वैसा कोई टिपिकल टर्म नहीं है, केवल नाम ऐसे लग रहा है, ऐसा कभी सुने नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रही है। अध्यारोपण का सिद्धांत, देखिए इसमें कुछ अलग चीज नहीं है, PRINCI, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर भिन्न भिन्न ढेर सारा बहुल आवेश हो, ढेर सारे आवेश जब हों और किसी एक आवेश पर जब बल निकालना है, तब वहां पे एक ऐसे नया लॉ लगेगा। क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे थे कूलम लॉ में, कि अगर एक सिंगल अकेला अगर आवेश रहेगा तो जो बल लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, लेकिन अगर ऐसे बहुत सारा रहेगा तब क्या होगा। देखिए बहुत सारा, जैसे कि अगर Q1 है, Q2 है, Q3 है ना, Q4 है, और इस पर निकालना है बल, Q पर क्या निकालना है, बल, यानी कि परिणामी बल निकालना है। तो इस पर ऐसे बल कैसे निकालेगा, तो बल निकालने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर ये Q1 है, Q2 है, Q3 Q4 है, और ये सब ऐसे सपोज ये R1 दूरी पर है, ये R2 दूरी पर है, ये R3 दूरी पर है, ये R4 दूरी पर है, तो ये सब है से क्या निकालेगा, सब है से बल लगाएगा, और सब का जो बल होगा वो है से अपरिभावित होगा एक दूसरे से। अपरिभावित कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि Q1 है यहाँ पे और यहाँ पे Q2 है, तो ऐसा नहीं होगा कि Q1 है से Q पर है से कम बल लगाएगा, नहीं। आपको ये सोच के चलना है कि अगर हम लोग Q1 और Q के बीच अगर बल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये सोच के चलना है कि Q2 ना है, Q3 और Q4 नहीं है, ठीक है, इन लोग ऐसे नहीं है। अकेले एकनी दोनों है तो एकनी दोनों के कारण इस पर कितना बल लगा, फिर अकेले एकनी दोनों के कारण इस पर कितना बल लगा, फिर अकेले इन लोग दोनों के कारण कितना बल लगा, और इसके दोनों के कारण है से कितना बल लगा। अब देखिए क्या ना करें, एक इधर बल लगा है, एक है से इधर बल लगा है, एक है से इधर बल लगा है, और एक है से इधर बल लगा है। तो देखिए ई है से सदिश है, सपोज मानते हैं इसको क्या है, चलिए F4 है, ई है से F1 ले लेते हैं, इसको F2 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं क्या, F3। देखिए ये F1 F2 F3 और F4 है से बल लग रहा है। तो ये जो बल लग रहा है तो ये तो है से क्या हुआ, इसका दिशा भी है और परिमाण भी है। और इसी को अब जोड़ने का एक अलग तरीका है, जो कि सदिश में जोड़ने का तरीका बताया हुआ है कि कैसे इसको जोड़ता है। यानी कि देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि भिन्न भिन्न आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो बल लगेगा वो क्या है, अन्य आवेशों से अप्रभावित रहेगा, अन्य आवेशों से अप्रभावित रहेगा।
लेकिन उस पर जो लगाया गया बल है वो है से सभी बलों का परिणामी बल होगा। सभी बलों का क्या होगा? परिणामी बल। ये बातें समझ में आई? क्योंकि परिणामी बल क्या कि इस सब ऐसे बल लगा रहा है तो इसका एक परिणामी बल निकलेगा। अब देखिए परिणामी बल अगर ऐसा रहता, अगर ये सदिश नहीं रहता, ये कैसा रहता? अदिश। तो अगर ये 2 न्यूटन रहता, ये 4 न्यूटन रहता, ये 5 न्यूटन रहता, ये 6 न्यूटन रहता, अगर ये सदिश रहता तो 6 2 8, 8 4 12, 4 12, और इसको क्या लिखे थे? चलिए 3 न्यूटन। तो चलिए 6, तो 6 3 9, 9 4 13, और 13 2 15, टोटल है 15 न्यूटन हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक सदिश का है से थ्योरी इस्तेमाल करेंगे, और सदिश का थ्योरी कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो इसको पहले है से हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। कैसे? वेक्टर, ये जो है इसको है से बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट में अवयवी सदिश में तोड़ना पड़ेगा। उसको क्या है से अवयवी सदिश में तोड़ना पड़ेगा। लेकिन बस अध्यारोपण का केवल सिद्धांत समझ लीजिए। इसको ऐसे समझने के लिए आपको वेक्टर समझना पड़ेगा। वेक्टर ऐसे जब पढ़ेंगे तब ऐसे समझ में आएगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि भिन्न अनेक बहुत सारे आवेशों के कारण, बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर जो बल लगता है वह अन्य आवेशों से अप्रभावित होता है, अप्रभावित होता है। लेकिन जो कुल बल होता है, लेकिन कुल बल माने विभिन्न आवेशों के कारण कुल बल जो होता है, कुल बल ये कुल बल जो है वो क्या है? सभी बलों का सदिश योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, सभी जो बल होता है वो सदिश के योग के बराबर होता है। यहाँ पे सदिश योग बनाना है। जैसे ये बल लगा, जैसे कि देखिए यही अगर सपोज ऐसे समझिए, इस तरह से समझिए, अगर हम लोग इसको खींचते हैं, अगर इसको खींचते हैं तो जब इसको खींचते हैं तो इधर भी आगे भी चलता है और कुछ ऊपर भी उठता है। तो देखिए अगर आप तिरछे खींचेगा ना, इस तरह से तिरछे खींचेगा तो ये दो तरफ से बल लगाएगा, ये दो तरफ से बल लगाएगा। उसी तरह से देखिए तो इसको जो ये दो तरफ से बल लगा रहा है तो कुछ बल इधर चल रहा है, कुछ बल इधर चल रहा है। इसी को कहते हैं क्या? कंपोनेंट। इसको क्या कहते हैं? अवयवी सदिश। अवयवी सदिश है ना। देखिए तो एक है से अवयवी सदिश, एक है इधर परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहेगा, याद रखिएगा। और ये भी अवयवी सदिश है। तो अगर इसको एक्स एक्सिस मानते हैं तो ये है से वाई एक्सिस में है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस में है। ठीक है, तो अब इसका है से सबका है से तोड़ेंगे और तोड़ करके परिणामी सदिश निकालेंगे। तोड़ करके क्या निकालेंगे? परिणामी सदिश। तो यही है से क्या कहलाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। ये क्या कहलाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए अगर जो बातें कुछ ऐसे अगर समझ में नहीं आई है तो एक मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं। देखिए जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहां पे इस्तेमाल होगा। देखिए जैसे कि अगर है इस तरह से समझिए, एक ट्रायंगल में अगर आवेश रखा हुआ है, एक है से, चलिए एक है से माइनस आवेश क्यू है, एक है से क्या है? माइनस आवेश क्यू है, और एक है से क्या है? देखिए यहाँ पे चलिए ऐसे समझिए, चलिए एक है से प्लस क्यू है, यहाँ पे एगो माइनस क्यू है, और यहाँ पे एगो प्लस क्यू है। अब देखिए बोला जाए कि चलो इस पर तुम है से बल निकालो, इस पर है से क्या निकालो? अन आवेशों के कारण बल निकालना है। तो अन आवेशों के कारण जो बल निकलेगा तो देखो देखिए क्या होगा कि ये है से इधर बल लगाएगा, इधर, तो ये हो जाएगा F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर ये R है, ये भी R है और ये भी R है। ठीक है, तो ये है से इधर बल लगाएगा और ये जो बल लगाएगा सो इधर बल लगाएगा। वो कितना? F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है से ये F1 है और ये F2 है। तो अब इस पर जो कुल बल है तो इन लोग दोनों का एक परिणामी बल निकलेगा। इन लोग दोनों का क्या होगा? एक परिणामी बल, और वो परिणामी बल के बराबर होगा
वही है से क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि इस 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, और ये क्यों 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। अब देखिए जब इधर बल लगा रहा है, इधर एक बल लगा रहा है, तो इसका एक ऐसे अवयवी सदिश में तोड़ेंगे ऐसे, और इसका भी एक अवयवी सदिश में टूटेगा इधर, ठीक है। और जब अवयवी सदिश में टूटेगा, या चलिए हम इसको ऐसे एक ऐसे क्या करेंगे, अब आपको लिए है वेक्टर का है एक ऐसे क्लास ले लेंगे और उसमें ऐसे कंप्लीट बता देंगे, तो आप लोग को शायद समझ में आ जाएगा। जो बच्चे ऐसे वेक्टर नहीं पढ़े, जो सदिश नहीं पढ़े हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसे आप लोग को ऐसे फिर नींद आना शुरू हो जाएगा। और जो वेक्टर पढ़े हैं वो इसको बना लीजिएगा, निश्चित जो वेक्टर पढ़े हैं इसको बना लीजिएगा, और इसको बना करके मुझे कमेंट कीजिए। देखिए Q1 Q2 ये देखिए 60 डिग्री है, तो ये ऐसे कंपोनेंट में टूटेगा, एक इधर से और एक इधर कंपोनेंट में टूटेगा, तो एक इधर और ये दोनों ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर, तो ये दोनों ऐसे जुड़ जाएगा, और यही ऐसे क्या होगा, परिणामी सदिश। इसको आप लोग ऐसे कमेंट कीजिएगा। जैसे चलिए इसका मान दे देते हैं, या मान ऐसे इसको मैं ऐसे चलिए यही रहने दीजिएगा, यही टोटल है जितना जो वैल्यू है उसको निकालिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं विद्युतीय क्षेत्र के बारे में, और इसको ऐसे अगर ऐसे जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे, और उसको कंप्लीट बता देंगे, और थोड़ा सा वेक्टर का उसमें ऐसे बता देंगे कि किस तरह से कैसे कंपोनेंट में कभी कैसे ऐसे अवयवी सदिश में उसे तोड़ा जाता है। कंप्लीटली ऐसे न्यूमेरिकल लेकर के बताएंगे, क्योंकि ऐसे में इसमें गिजी बिजी हो जाएगा। तो आप लोग जिनको आता है वो बिल्कुल ऐसे कमेंट करें। मैं रुक रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को आता है और कौन कौन इसको कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है।